प्रिय छात्र छात्राओं, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक हमने श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का प्रथम पाठ सत्ता की साझेदारी का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 9 में हमने यह अध्ययन कर लिया है कि सत्ता कितने प्रकार की होती है, यानी शासन कितने प्रकार का होता है। पुनः एक बार हम स्मृति में ले लेते हैं। लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही शासन इत्यादि, यानी कि शासन कई प्रकार का होता है। आज हम केवल लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का ही अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता विकेंद्रित होती है। विकेंद्रित का अर्थ होता है बंटवारा, यानी कि इसमें जो अधिकार होते हैं वो बटे होते हैं। लोकतंत्र में मुख्यतः 3 रूपों में सत्ता बटी होती है: विधायिका, कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। थोड़ा सा सूक्ष्म में मैं आपको बता दूं कि विधायिका जिन लोगों को हम प्रतिनिधि बनाकर, यानी कि चुनकर भेजते हैं और संसद में या राज्य विधानसभा में पहुंचते हैं, यानी हमारे चुने हुए शासक वहां पहुंचते हैं, वो कानून बनाने का निर्माण करते हैं। यानी संसद, किसी देश की संसद के अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे भारत में संसद कहा जाता है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट कहा जाता है, कई जगह डूमा कहा जाता है। तो जो संसद है वो विधायिका का काम करती है, यानी कि विधायिका मतलब कानून निर्माण करने वाली संस्था। नंबर 2 कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों का पालन कराना। विधायिका ने कानून पारित कर दिया, अब बच्चों शासन प्रशासन का काम होता है उसको क्या कराना है, लागू कराना है। कार्यपालिका में स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका होती है। ये हम आगे के अध्यायों में विस्तार पूर्वक जानेंगे। नंबर 3 न्यायपालिका। यदि कोई कानून तोड़ता है तो उसने कानून तोड़ा है, उस कानून के लिए कितनी सज़ा होगी, इसका प्रावधान कौन करता है, न्यायपालिका करती है। यानी कि किसी ने अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके लिए दंडित कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। यानी कि 3 जगह सत्ता का बंटवारा हो जाता है। आज हम प्रिय बच्चों 2 देशों की राजनीतिक व्यवस्था का या सत्ता का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 बेल्जियम, नंबर 2 श्रीलंका। पहले हम बेल्जियम का अध्ययन कर लेते हैं कि बेल्जियम के बारे में जानते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल हरियाणा राज्य से भी छोटा है और जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। यानी कि हमारे उत्तराखंड राज्य के बराबर, लगभग उत्तराखंड राज्य के बराबर। इसकी सीमाएं, यानी इस देश की जो सीमाएं हैं वो नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी देशों से लगती हैं। अब इसके हम मुख्य बिंदु पर आते हैं, जातीय बनावट। यानी कि वहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भाषाई लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई फारसी बोलता है। बहुत सारे लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बेल्जियम में क्या है प्रिय बच्चों, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। अब भाषाई आधार पर हम देख लेते हैं और धार्मिक आधार पर कि वहाँ की जनसंख्या का बंटवारा किस तरह है। यहाँ की टोटल आबादी का 59% यानी कि 59% फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। 40% लोग
बेलोनिया इलाके में रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 1% लोग जो हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, ये हमने अभी वहाँ की जातीय समीकरणों को देखा, लेकिन जो वहाँ की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोगों की आबादी ज़्यादा है और 20% लोग डच बोलते हैं, यानी कि डच भाषी लोगों की आबादी प्रॉपर किसमें? ब्रुसेल्स में, यानी राजधानी में आबादी फ्रेंच भाषी लोगों की ज़्यादा है, डच भाषी लोगों की कम है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी, यानी कि हमने आप पहले जाना कि 59% लोग डच भाषी हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषी हैं, फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन संख्या के हिसाब से तो वो अल्पमत में है, लेकिन वो लोग अधिक समृद्ध हैं, यानी उनके पास अधिक संसाधनों पर अधिकार है और अधिक शक्तिशाली है, राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली है। बहुलवादी, यानी बहुसंख्यक लोगों को काफ़ी बाद में जाके अधिकार प्राप्त हुए। इस वजह से उन लोगों में उन्हें शिक्षा के लिए भी बहुत लंबे समय तक वंचित रखा गया, सरकारी नौकरियों में भी उनकी उपेक्षा की गई, यानी उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काफ़ी उपेक्षित किया गया। इस वजह से उनमें नाराज़गी उत्पन्न हुई और दोनों समुदायों के बीच में क्या हो गया? टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसको 1950 से 1960 के बीच में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बड़े स्तर पर देखा जा सकता है। इसी कड़ी में अब हम दूसरे देश का अध्ययन करते हैं, जो हमारा पड़ोसी देश है। आपने देखा होगा भारत के नीचे एक छोटा सा टापू बना रहता है, यानी द्वीपीय देश है, जिसकी ओर जल ही जल है, श्रीलंका। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, यानी कि हमारे से लगभग 1 वर्ष बाद। हमारी आज़ादी 1947 में मिली और वो आज़ाद हुआ 1948 में। इसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, यानी लगभग हरियाणा की जनसंख्या के बराबर है और यहाँ का मुख्य धर्म है बौद्ध। ठीक है, यहाँ भी भाषाई और धार्मिक आधार पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। हम देख लेते हैं कि भाषाई आधार पर क्या क्या जनसंख्या है और धार्मिक आधार पर क्या क्या जनसंख्या है। प्रिय बच्चों, श्रीलंका में 74% सिंगली भाषी लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। 18% तमिल भाषी लोग हैं, यानी तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं और इसमें 2 भाग हैं, एक श्रीलंकाई तमिल है, यानी कि 13% श्रीलंकाई तमिल है और 5% भारतीय तमिल है। भारतीय तमिल भाषी लोग वो हैं जो अंग्रेज़ों के समय में, या हमारा देश और श्रीलंका आज़ाद नहीं थे उस समय में, वहाँ बागानों में काम करने के लिए भारत से ले जाए गए मजदूरों की संतानें हैं। तमिल भाषी लोग हिंदू और मुसलमान हैं। 7% आबादी श्रीलंका में ईसाई समुदाय की है, जो सिंगली और तमिल दोनों भाषाओं को बोलते हैं। अब देखते हैं कि दोनों में देशों में हुआ क्या। पहले हम श्रीलंका का अध्ययन कर लेते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, यानी कि 1948 में जब देश आज़ाद हुआ और वहाँ की जो सरकार बनी, उसमें बहुसंख्यक नेताओं ने अपना प्रभुत्व जमाना चाहा कि हम संख्या में ज़्यादा हैं और हम अपने हिसाब से शासन व्यवस्था चलाएंगे। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें तमिल हितों की उपेक्षा कर दी गई। जो तमिल भाषी लोग हैं उनकी उपेक्षा कर दी गई और मात्र एक सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। उसी कानून के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हेतु
या अन्य सरकारी सुविधाओं हेतु तमिलों को वंचित कर दिया गया, जिस वजह से तमिल भाषी लोगों में क्या हुआ, नाराजगी उत्पन्न हो गई और दोनों समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति बनने लगी। 1956 में एक चीज़ को और बढ़ावा दिया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी और उसका संरक्षण करेगी, बाकी उनके अन्य धर्मों को दरकिनार कर दिया गया। इससे तमिलों ने अपने संगठन बनाए और निम्नलिखित मांग की सरकार से तमिल भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया जाए, यानी द्वितीय राजभाषा के रूप में इसे राजभाषा घोषित कर दिया जाए, क्षेत्रीय स्वतंत्रता दी जाए तमिल भाषी क्षेत्र को लिए, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार दिया जाए और रोजगार के समान अवसर दिया जाए। लोकतंत्र का अर्थ होता है समान अवसर, लेकिन वहाँ समान अवसर नहीं दिए जा रहे थे। सरकार द्वारा इन मांगों को ठुकरा दिया गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम इनकी सरकार बनाने की मांग को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दल संगठन बनने लगे, यानी एकत्रित होने लगे। अंत में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया। इस गृह युद्ध का परिणाम, गृह युद्ध आप जानते हैं, आपस में मारकाट शुरू हो गई। गृह युद्ध का अर्थ होता है मारकाट शुरू हो जाना, और मारकाट शुरू हो जाना तो देश के हजारों नागरिक मारे गए, अनेक परिवारों का रोजगार छिन गया और बहुत सारे परिवार या बहुत सारे लोग अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी का जीवन जीने के लिए बाध्य हो गए। प्रिय बच्चों, अभी जब हम अर्थशास्त्र की पुस्तक पढ़ाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि श्रीलंका जो हमारे एशियाई देशों में है तो उसका आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा में अच्छा स्थान है, अन्य देशों की तुलना में अच्छा स्थान है, परंतु वहाँ पर गृह युद्ध के कारण सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना वहाँ के नागरिकों को पड़ रहा है। अब दूसरा हम देश देखते हैं बेल्जियम। पहले हमने 2 देशों की बात की थी, दूसरा देश देखते हैं बेल्जियम। यहाँ के नेताओं ने श्रीलंका जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं की, बड़ा समझदारी से काम लिया। वहाँ क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया गया, वहाँ के नेताओं ने स्वीकार किया। 1970 से 1993 तक लगभग 4 बार संविधान संशोधन किए गए ताकि देश में रहने वाले किसी नागरिक को ये महसूस ना हो कि उसकी उपेक्षा की गई है। सभी को मिलजुल कर रहने के लिए सभी को समान अधिकार दिए गए। बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं इस मॉडल की? काफ़ी जटिल मॉडल लगता है देखने में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन मॉडल है और इसने साबित कर दिया कि सत्ता की जो हर व्यक्ति की साझेदारी अगर होगी तो देश में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने अपने संविधान में एक व्यवस्था की कि केंद्रीय सरकार में फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोग बराबर संख्या में होंगे, केंद्रीय सरकार में बराबर संख्या में होंगे एकदम। मान लीजिए 10 डच भाषी लोग हैं तो 10 ही फ्रेंच भाषी लोग भी होंगे। अर्थात कानून निर्माण में दोनों समुदायों की बराबर की भूमिका होगी। विशेष प्रकार के कानून निर्माणों में क्या होता है, दोनों भाषी लोगों के जो प्रतिनिधि हैं उनका बहुमत प्राप्त होना चाहिए। नंबर 2, राज्य सरकारें को कुछ स्वतंत्र शक्तियां दी गई जिसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। नंबर 3, ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार है, जो राजधानी है वहाँ की एक अलग सरकार है, 2 प्रांतों की अलग सरकार है, यानी त्रिस्तरीय सरकार हो गई। और एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण वहाँ सरकार का निर्माण किया गया, उसे सामुदायिक सरकार के नाम दिया गया, जिसमें डच भाषी लोग अपनी सरकार बनाएंगे, फ्रेंच भाषी लोग अपनी सरकार बनाएंगे, यानी कि वो पूरे देश में कहीं भी है तो वो वहाँ पर अपना वोटिंग कर सकता है, अपनी सरकार चुनने में योगदान दे सकता है। इसको सांस्कृतिक शिक्षा
और भाषा जैसे विषयों पर निर्णय लेने का भी अधिकार दिया गया। हमने जैसा कि आपसे कहा कि बेल्जियम का मॉडल काफ़ी कठिन मॉडल लगता है, लेकिन फिर भी प्रिय बच्चों ये बहुत ही सफल रहा है। और बाद में जब यूरोपीय देशों का संगठन बना तो इसको महत्व देते हुए ब्रुसेल्स को ही इसका मुख्यालय नियुक्त किया गया। प्रिय छात्र छात्राओं, ये वीडियो आपके ज्ञानार्जन के लिए है और साथ ही आप इससे ज्ञानार्जन करेंगे तो अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी आप इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं लगातार कोशिश करते रहता हूँ कि जो विषय वस्तु है उसको सरलतम तरीके से आप तक कैसे पहुँचाया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने से तुरंत जो भी वीडियो अपलोड होती है आपको सूचना उपलब्ध हो जाती है। प्रिय छात्र छात्राओं, यथासंभव इस वीडियो में बार बार आप देखना, जो विषय वस्तु पे कठिनाई हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इस चैनल के में टिप्पणी के रूप में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको प्रश्न को उत्तर दिए जाएं, या मेरे नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9759223819। मैं वेद प्रकाश राठौर, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज बंगोड़ा। थैंक यू।